बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि आपके जो मिड टर्म के एग्ज़ाम हैं 2022-23 के सेशन के लिए काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। तो इसी को देखते हुए अभी तक का आपका जो लेटेस्ट पेपर का पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये सैंपल पेपर मैं आपको हिंदी में भी समझाऊँगा, कंप्लीट सॉल्यूशन और इंग्लिश में भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि एग्जाम से पहले अगर इस पेपर पैटर्न में कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं आपके लिए उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा और क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन का कोई चेंजेस होगा तो वो भी मैं आपको समझा। अभी तक का जो पेपर का पैटर्न है उसे समझिए। देखो, टाइमिंग 3 घंटे की है। मैक्सिमम मार्क्स हमारे 70 है क्योंकि इसमें आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे 36 होने वाले हैं और नंबर ऑफ सेक्शन हमारे 3 होंगे। तो खंड का जो रहेगा इसमें टोटल हमारे 14 क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि एमसीक्यू बेस्ड है। अब इस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में भी हमें 2-3 चॉइस देखने को मिलेंगे। खंड ख में हमारे 15 से 21 यानी कि टोटल 7 क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी आधारित होने वाले हैं। देखो ऐसा होगा कि 2 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी आधारित, जिसमें से एक क्वेश्चन में 4 एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे और एक में 4 रहेंगे जिसमें से आपको 3 करने होंगे। ठीक है? तो टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू बेस्ड केस आधारित। अब खंड ग में देखो 22 से 27 हमारे 2 अंक के प्रश्न रहेंगे, 28 से 29 हमारे 3 अंक के प्रश्न रहेंगे, 30 से 33 हमारे 4 अंक के प्रश्न रहेंगे और 34 से 36 5 अंक के। हमें आंतरिक विकल्प भी मिले होंगे और जहाँ पे उदाहरण देने को बोलेगा वहाँ पे हमें उदाहरण भी देना पड़ेगा। तो ये है हमारा पेपर का पैटर्न। अगर एग्जाम से पहले कोई चेंजेस होंगे तो उसे मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना के अपडेट दे दूंगा। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन 36 है। सेक्शन ए बी सी, सेक्शन ए बी एंड सी, इसमें क्या क्या बताना है वो तो मैंने आपको बताई दिया। अब चलिए हम क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की तरफ बात करें। तो यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर को डिजाइन किया गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखो प्रश्न संख्या, खंड और मार्क्स। तो प्रश्न हमारा पहला है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाली या फिर विद्यालय छोड़ चुकी जो लड़कियां हैं उनके लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत कौन सी योजना चलाई गई थी। ठीक है, तो वो कौन सी योजना थी जो विद्यालय छोड़ चुकी लड़कियों के लिए या फिर प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाली जो महिलाएं उनके लिए शुरुआत की गई। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। एक है KGVV, एक है BBBP, एक है NPA और एक है MDM। तो इसका जो राइट आंसर है, कौन सी योजना चलाई गई थी सर्व शिक्षा अभियान के तहत, वो है KGBV। ठीक है। अब इसी में देखो पहले ही क्वेश्चन में आपके सामने अथवा दे दिया गया। अथवा क्या है? फैक्ट्री नियम की धारा 48 के अनुसार। तो जो फैक्ट्री नियम की 48 धारा है वो क्या कहती है? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसमें से जो इसका राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बाकी के ऑप्शन हम पढ़ेंगे नहीं, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो सीधा हम आंसर देखें। तो फैक्ट्री नियम की धारा 48 के अनुसार इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन फर्स्ट, कि किसी भी उद्योग में यदि 30 से अधिक महिला वहां पे कार्य करती हैं तो वहां पे महिलाओं के लिए शिशु सदन की आवश्यक जो व्यवस्था है वो करना यहाँ पे अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, तो ये 48 के अनुसार क्या कहते हैं कि किसी भी फैक्ट्री में किसी भी उद्योग में 30 से अधिक महिलाएं हैं तो वहां पे सदन की व्यवस्था जो है की जाए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही देख लिया आपने, आपको एक चॉइस देखने को मिलेगी। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 48 ऑफ द फैक्ट्री रूल दैट इज 1A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड देखते हैं। सेकंड है वह विज्ञान जो खाद्य पोषकों और दूसरे पदार्थों के साथ शरीर द्वारा उनके पाचन, अवशोषण तथा उपयोग से संबंधित है, डैश कहलाता है। तो वो कौन सा विज्ञान है जो इस प्रक्रिया को पूर्ण करता है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, जन पोषण, पोषण, नैदानिक पोषण और चिकित्सीय पोषण उपचार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, पोषण। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इस वाले ऑप्शन पे? पोषण। इसी चीज को आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है जब रक्त में यानी कि जब हमारे खून में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो काफी कम हो जाती है तब हमारे शरीर में कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? तो जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी तो गलकंड, स्कर्वी, अराजकता या फिर रतौंधी क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अराजकता फैलने लगती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, यानी कि इंचर्ड। थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा भोजन
सेवा प्रणाली का प्रकार नहीं है, यानी कि इनमें से ये 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, इनमें से ऐसा कौन-सा भोजन है जो कि सेवा प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है? तो अर्ध तैयार भोजन संबंधी सेवा प्रणाली आता है, तैयार भोजन संबंधी सेवा प्रणाली आता है, संयोजक ये भी आता है। अब जो नहीं आता है, वो है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है? तुम्हारा कौन-सा आंसर राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है? अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, वो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेडिशनल फूड सिस्टम। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। मनोवैज्ञानिक वे कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिनके अनुसार बच्चों को उनका ख्याल रखने वाले, देखभाल करने वाले और जानकारी वयस्क को जरूरत होती है, ठीक है? तो ये जो कथन है वो किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, ठीक है? व्यगोस्की, पियाजे, मारिया मंतीशेरी या फिर फ्रांक। तो ये जो कथन है, ये जो विशेषता है वो कही है व्यगोस्की ने, ठीक है? ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये हमारा राइट होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा गुण वस्त्र की बनावट को निर्धारित नहीं करता? यानी कि ऐसा है, इनमें से कौन सा गुण है कि जब वस्त्रों की बनावट की जाती है तो उसके गुण को यहाँ पे निर्धारित नहीं करता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो प्रकार भी निर्धारित करता है, धागे का, रेशे का प्रकार भी, और वस्त्र की सज्जा भी। अब जो यहाँ पे नहीं मैटर करता वो है वस्त्रों की कीमत, ठीक है? ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट है, कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रामीण भारत में टिकाऊ पद्धति परियोजना में कौन सी सेवाएं प्रदान की? यानी कि जो हमारा ग्रामीण भारत है, यहाँ पे टिकाऊ विकास पद्धति की जो परियोजना है, उसमें से कौन सी सेवा यहाँ पे मुख्यतः दी गई है, ठीक है? तो यहाँ पे हम बात करते हैं रोजगार, कृषि और समुदाय। ये तो हमारी राइट है। अब मतलब कि इससे संबंधित नहीं है जो सेवाएं प्रदान की है। जो राइट है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, ई नियंत्रित सेवाएं, ठीक है? तो ग्रामीण भारत में टिकाऊ पद्धति परियोजना में ई नियंत्रित जो सेवाएं हैं इनको प्रदान किया है, ठीक है? ई कंट्रोलर सिस्टम। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक बड़ी आयु की जो महिला है, उसके दांत जो है वो खत्म हो चुके हैं, अब उन्होंने नकली दांत लगवाए हैं, ठीक है? तो आपके अनुसार उनका जो मृदु आहार है, यानी कि वो जो खाना खाएंगी, उसमें किस तरह का आप जो है वो खाद्य पदार्थ डालोगे, यानी कि उन्हें किस तरह के खाद्य पदार्थ दोगे? तो क्या आप उन्हें तरल पदार्थ दोगे, या फिर हर एक प्रकार के खाने दोगे, या फिर ऐसा खाना जिसमें अधिक रेशे हो, या फिर मसले हुए और शोरबा युक्त पदार्थ? तो ऐसी महिला जिसके ना जो दांत है वो नकली हो, ठीक है, लगाए हो उसने नकली दांत, तो उसे हम मसले हुए और शोरबा युक्त जो खाद्य पदार्थ है ये हम उसे प्रोवाइड करें, यानी कि मैश्ड एंड फोर्टिफोर्स, ठीक है? ऑप्शन 4 हमारा राइट है। आ जाते हैं अगले की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक नहीं है, ठीक है? ऐसा इनमें से कौन सा पॉइंट है जो सूक्ष्म पोषक को नहीं दर्शाता है, ठीक है? प्रोटीन, जिंक, लौह तत्व, आयोडीन। तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट है, ठीक है? 10 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी कल्याणकारी भोजन प्रबंध सेवा प्रतिष्ठा है? तो बेसिकली देखो, जब आपसे पूछ लिया गया कल्याणकारी, तो अल्पाहार गृह, रेशंतरा और वायुवान, ये सभी क्या है? ये एक तरीके से व्यापार से संबंधित है। अब यहाँ पे जो बच गया है वो अनाथालय है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सी कल्याणकारी भोजन प्रबंध सेवा प्रतिष्ठान है? तो वो है अनाथालय, ठीक है, यानी कि ऑर्फेंज। 11 की बात करते हैं। ईसीजी का पूरा नाम क्या है, ठीक है? ईसीजी, इसका पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे देखो बेसिकली इतना तो हमें पता है कि ये प्रारंभिक बाल्यावस्था से संबंधित है। तो प्रारंभिक बाल्य अवस्था और देखभाल, ये इसका राइट आंसर है, देखभाल और शिक्षा। कई बच्चे इसको प्राथमिक बाल्यावस्था से संबंधित मान लेंगे, लेकिन नहीं, ईसीजी का मतलब है प्रारंभिक बाल्य अवस्था, देखभाल और शिक्षा, ठीक है? प्राथमिक नहीं, प्रारंभिक, ठीक है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब 12 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा रंग PTBGYOR मतलब कि इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो आपके सामने ऑप्शन है लाल, नीला, हरा या सफेद। तो ये जो हमारा वर्ड है, इसके अंदर में कौन सा रंग नहीं आता है? तो वो है सफेद, यानी कि व्हाइट कलर इज नॉट इंक्लूडेड दिस पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 है कि जो भी साप्ताहिक समाचार पत्र, पत्रिकाएं या पत्रक होते हैं, ये हमें किस माध्यम के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, ठीक है? मुद्रण, साहित्य, प्रशिक्षण या फिर अंकित। तो हमें पता है कि आजकल प्रिंट मीडिया का जमाना है, ठीक है? इंटरनेट मीडिया का भी जमाना है, तो प्रिंट मीडिया के द्वारा ही
हमें ये समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पत्र जो वो मिलते हैं। यानी कि ये एक मुद्रण तकनीक है, यानी कि मुद्रण का उदाहरण है, प्रिंट मीडिया का ये उदाहरण। ठीक है, अब 14 में देखो दो क्वेश्चन है हमारे। पहला क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा के बाद शिवम के पिताजी यथार्थ तंत्र यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल क्षेत्र सामान्य रूप से काम कर रहा है, परंतु उन्हें निगलने में दुविधा दुविधा हो रही है, यानी कि उन्हें खाना खाने में दुविधा हो रही है। निम्न में से भोजन देने का कौन सा सही तरीका उनके लिए उपयुक्त होगा, जिससे उन्हें पूर्ण पोषण मिलता रहे खाने का? चार ऑप्शन है। अंतःशिरा द्वारा, नली, मुंह के द्वारा, केवल पूर्णतः जो तरल पदार्थ है वो दिया जाए, या फिर मुंह के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, कि नली के द्वारा हम उन्हें खाना खिला सकते हैं, जो कि पूर्णतः उन्हें पोषण प्राप्त करवाएगा। अथवा में देखो ऑप्शन है कि भारतीय संविधान का डैश अनुच्छेद किसी भी रोजगार में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। तो हमें पता है कि हमारा समानता का अधिकार कितने में है, अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 60.A यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, ये हमारा इसका राइट आंसर। इसी तरीके से आप इंग्लिश में देख सकते हैं, ये जो है इसका राइट आंसर है बाय होस, एंड सेकंड का है 16 and 1। तो इस तरीके से हमारा आज का ये जो वीडियो था, जिसमें मैंने सेक्शन नंबर ए जो है वो कंप्लीटली यहाँ पे समझ लिया है। सभी क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए, एंड आई होप कि आपको भी सारे क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सारी चीजें समझ में आ रही हो तो। अब देखो यहाँ पे खंड बी की हम बात करते हैं, सेक्शन नंबर बी। ठीक है, तो सेक्शन नंबर बी में हमारा सबसे पहला केस आधारित यानी कि केस स्टडी क्वेश्चन है। तो पहले हम केस को पढ़ेंगे, उसके बाद इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसे हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए केस को पढ़ते हैं। प्राचीन काल में भारत में जो यात्री तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे, उनके भोजन का प्रबंधन धर्मशालाओं में होता। आज भी ये धर्मशालाएं कार्यरत हैं और रहने तथा खाने के लिए एक सस्ता स्थान उपलब्ध कराती हैं। इसके अतिरिक्त धार्मिक स्थलों में आने वाले भक्तों को प्रसाद या लंगर खिलाने की भी परंपरा है। सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में परितंत्रों के साथ भोजन सेवा और भोजन प्रबंध एक उद्योग के रूप में उभरा है, क्योंकि ऐसे भोजन की बहुत मांग होती है जो केवल स्वादिष्ट नहीं हो, बल्कि स्वादिष्ट होने के साथ साथ काफी साफ सुथरे हो, और जो हमारे शरीर को लाभदायक हो, ऐसे और जो कलात्मक तरीके से बनाए जाते हो, ये हमें मिले और जो परोसे जाए इस तरीके। तो ये बेसिकली खाने से संबंधित है। तो अब इससे संबंधित देखते हैं भाई क्वेश्चन कौन कौन से हमें पूछे जाएंगे हम। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी व्यावसायिक खान पान व्यवस्था नहीं? तो व्यावसायिक इनमें से खान पान व्यवस्था नहीं कौन सी है? होटल भी होता है, रेस्तरां भी है, फास्ट फूड सेवा ये भी है। तो जो नहीं है वो है छात्रावास। ठीक है, ये खान पान से संबंधित व्यावसायिक व्यवस्था नहीं है। सेकंड है, शिवम अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जा रहा है। ठीक है, उन्हें एक ऐसा स्थान चाहिए जो कि काफी सुखद परिवेश वाला हो, जहाँ पे उन्हें अच्छा स्तर का भोजन भी मिल सके और काफी महंगा भी ना हो। तो आप उन्हें किस तरीके का सुझाव देंगे? क्या आप उन्हें एक धर्मशाला का, 3 स्टार होटल, 5 स्टार, या फिर 7 स्टार? तो देखो धर्मशाला में तो नहीं रह सकता है वो, अब 5 स्टार और 7 स्टार काफी कॉस्टली पड़ जाए। तो हम जो यहाँ पे इसे सजेस्ट करेंगे वो करेंगे 3 स्टार होटल, यानी कि 3 सितारा होटल। तो ऑप्शन सेकंड हम यहाँ पे राइट करेंगे। 17 की बात करते हैं, निम्न से कौन सा व्यंजन सूची बनाने का लाभ है? ठीक है, यानी कि जब हम किसी व्यंजन सूची को बनाते हैं तो क्या लाभ होता है? श्रम बचता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि श्रम तो लगता ही है। समय बचता है? व्यंजन सूची जब हमने बना ली है तो हमने देख लिया कि इतना समय लगेगा, भी नहीं है। लागत प्रभावी होती है? जब सूची बना ली तो हमें पता ही चल जाता है लागत लागत कितनी। हाँ, हम सूची अगर बना लेते हैं व्यंजन सूची, तो हमें इतना पता चल जाता है कि हमारा ईंधन जो है वो कितना लगने वाला है, और ये लागत, समय, श्रम ये इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 17 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, ईंधन बचाता है। अब है यहाँ पे 18, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ऐसे भोजन की मांग जो जल्दी खराब नहीं होता है, बढ़ती जा रही, राइट है। ऑनलाइन ऑर्डर देना आसान हो गया, राइट है। भारत में विभिन्न पाक प्रणालियां हैं, राइट है। कंप्यूटर में हिसाब किताब रखना मुश्किल है, ये देखो कथन अपने आप ही गलत है, क्योंकि कंप्यूटर में तो हिसाब किताब रखना एकदम बहुत ही ईजी है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा 18। तो इस तरीके से हमारा जो पहला केस आधारित ये क्वेश्चन था, इससे संबंधित टोटल हमारे ये 4 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 15, 16, क्वेश्चन नंबर 17
एंड क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पे देखो इंग्लिश में जो बच्चे हैं इसे आप इजीली पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इंग्लिश में आप यहाँ पे इजीली इसे रीड आउट कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन है यहाँ के वो देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल कैटरिंग सिस्टम, तो ये होते हैं हॉस्टल। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है 3 स्टार होटल। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है सिविस फ्यूल। एंड क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब हम समझते हैं अपना एक और जो हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन है उसके। तो देखो एक ये रहा हमारा अगला, चलिए इसे भी पढ़ते हैं। विश्वविद्यालय के अधिकांश भागों में जनसंचार और पत्रकारिता विषय में स्नातकोत्तर या पूर्व स्नातकोत्तर कार्यक्रम उपलब्ध है। कुछ विश्वविद्यालय, कॉलेज या मीडिया संस्थान विकास संचार विषय में भी विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली एक वर्ष के स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम विकास संचार में प्रदान करता है, जो छात्रों को वैश्विक और घरेलू स्तर पर ही विभिन्न संवत्तों विकास पहलों के बारे में भी मतलब विकास से संबंधित पहलुओं के बारे में परिचित कराता है। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने की पात्रता आमतौर पर सामाजिक आर्थिक मुद्दों की कुछ समझ रखने वाले किसी भी विषय के पूर्व स्नातक को होती है। विकास क्षेत्र में वर्तमान घटनाओं की अच्छी तरह से जानकारी भी होनी चाहिए। चयन जो है वो लिखित परीक्षा के आधार पर होता है, जिसके बाद साक्षात्कार भी होता है, यानी कि इंटरव्यू भी किया जाता है। तो अब ये हो गया हमारा एक बेसिकली कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय से संबंधित है, ठीक है। एग्जाम और जो विद्यालय होते हैं उनमें एंट्री लेने के लिए बेसिकली। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं सारी चीज़ें। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट, ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन है, इन सभी का संचालन पूर्ण ज्ञान जो है वो किस कौशल के अंतर्गत आता है, कंप्यूटर, संज्ञानात्मक, सृजनात्मक या फिर हार्डवेयर। तो सिंपल सी बात है भाई, ये कंप्यूटर से संबंधित है तो कंप्यूटर कौशल ही होगा, पहला ही ऑप्शन राइट है। सेकंड क्वेश्चन है कि किसी मीडिया के लिए विज्ञापन एजेंसी में जो कार्य कर रहे विकास संचार व्यवसायिक हैं, इनके पास यदि डैश नहीं होगा तो वे हमेशा दूसरों की अपेक्षा लाभ की स्थिति में रहेंगे। तो ऐसा कौन सा इसमें से जो उनके पास नहीं होना चाहिए, जो अगर उनके पास होगा तो वे हमेशा खुद को लाभान्वित महसूस करेंगे। तो इसका राइट आंसर है सृजनात्मक कौशल। ये बहुत जरूरी होता है कि किसी भी विकास संचार व्यवसायिक के पास यदि सृजनात्मक कौशल है तो वो दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ कमा सकते हैं। अब 21 में देखो यहाँ पे हमें ऑप्शन भी मिलेगा। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम विकास संचार उपकरण के रूप में प्रभावी नहीं है, सामुदायिक रेडियो, टेलीविजन, चर्चा और बहस। तो देखो क्या कहा गया है, विकास संचार माध्यम के उपकरण है, तो चर्चा और बहस कोई उपकरण नहीं है यहाँ, ठीक। अथवा में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, विकास पत्रकारिता एक सामाजिक गतिविधि है, राइट है। विकास पत्रकारिता मानवीय विकास को बढ़ावा देती है, राइट है। विकास संचार सामाजिक आर्थिक विकास व्यक्ति को सामान्य समुदाय सुख शांति के लिए सुगम बनाता है, राइट है। विकास पत्रकारिता लोगों को उनकी बुनियादी जरूरतों को अधिक असक्त, ये गलत है। देखो अगर यहाँ पे बोलते कि सशक्त तो ये राइट था, लेकिन ये बोलता है असक्त बनाने पे केंद्रित है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। इस तरीके से हमारा जो ये दूसरा भी केस आधारित क्वेश्चन था, इसको भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया एंड आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, आप इसे इजीली रीड आउट कर सकते हैं। पहले आप इसे रीड आउट कीजिए, फिर यहाँ पे आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सेकंड है, 20 का बी सेकंड है, 21 का सी एंड इसका डी। इस तरीके से हमारा ये एमसीक्यू बेस्ड जो सेक्शन था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। अब आ जाता है हमारा सेक्शन नंबर सी यानी कि खंड का। अब बेसिकली यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के 3, 4, 5 ऐसे क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि 2 मार्क्स का है, इसमें ही आपको पहले नंबर पे एक चॉइस देखनी। देखो सुनीता एक टॉडलर है, ठीक है। टॉडलर शब्द से आप क्या समझते हैं, इस आयु के बच्चे की क्या विशेषताएं होती है, तो हमें टॉडलर शब्द का अर्थ बताना है और कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। अथवा में हमसे पूछा गया है महिलाओं को परिवार और समाज में पहचान किस तरीके से मिल सकती है, इसे समझाइए। तो चलिए सबसे हम टॉडलर शब्द को समझते हैं। देखो टॉडलर जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति
इस उम्र के छोटे बच्चों की फुदक कर चलने की प्रवृत्ति से, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या कहते हैं, फुदक कर चलते हैं, तो उनकी इसी स्थिति को टॉडलर अवस्था कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो देखो यहाँ पे विशेषताएं क्या है। सबसे पहले इस आयु के जो बच्चे होते हैं इनमें गतिविधियां करने की और अनुभव जो शक्ति होती है इनकी वो बढ़ने लगती है। बच्चा अनौपचारिक तरीके से और छोटी सामूहिक जो गतिविधियां हैं उनको करना शुरू कर देता है। इस आयु के बच्चे में कई सारी नई चीजों को सीखने की जिज्ञासा जागने लगती है और बच्चा कई नई चीजों को सीखता भी है और अपने परिवेश को बदलने भी लगता है। बच्चा अपने आसपास के लोगों के साथ परस्पर व्यवहार करने लगता है और वो लोगों के व्यवहार को समझने भी लगता है। तो एक तरीके से छोटी सी बात है टोडलर शब्द की, ठीक है। बेसिकली आपको देखो क्या करना था, एक लाइन ये लिखनी थी और इसमें से ये 2 पॉइंट लिखने थे, बस आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन देखो मैंने जैसा कि हमेशा मैं आपसे कहता आया हूँ कि मैं आपको इतना समझाऊंगा कि अगर आप जो मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन पेपर उसमें से आप अगर 50% भी अपने दिमाग में ले लिया तो भी आप पास हो जाओगे आसानी से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 पॉइंट आपको बताने, मैं आपको 5 बता रहा हूँ, कोई 2 या 3 याद रख लोगे बस आपकी बात बन जाएगी, सिंपल है। अब देखो अगला है कि महिलाओं को परिवार में और समाज में पहचान किस तरीके से मिली। तो बेसिकली इसके बारे में हमें 4 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। तो पहला, सबसे पहले तो समाज में जो हमारी मानसिकता है हमें उसे आधुनिक बनाना होगा। महिलाओं के द्वारा जो घरेलू कार्य किए जाते हैं उन्हें हमें एक आर्थिक गतिविधि रूप देनी होगी ताकि समाज में आर्थिक जो स्थिति है महिलाओं की वो भी मजबूत हो चुके। और ऐसा अक्सर देखा गया कि महिलाओं को व्यापार में ज्यादातर भाग लेने, लेकिन इन द 22 यानी कि 21 सेंचुरी में ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत से आजकल जो महिलाएं हैं वो काफी ज्यादा जागरूक हो चुकी हैं और वो अपने अधिकारों के लिए लड़ती भी हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त करती हैं और आज वो बहुत ही ज्यादा बड़े मुकामों पे। फॉर एग्जाम्पल अभी की हम बात कर लेते हैं तो अभी वर्तमान में 2022 में राष्ट्रपति के पद पर कौन है, एक महिला ही तो है, ठीक है। नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, द्रौपदी कुछ नाम है उनका, याद नहीं आ रहा मुझे, उसके लिए सॉरी, ठीक है। अब देखो थर्ड क्या है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। परिवार के अन्य सदस्य जो हैं वो घरेलू कार्यों में महिलाओं की भागीदारी को और अच्छा बनाएं। हमें महिलाओं को शिक्षा जो है वो अधिक देनी होगी। समाज को अपनी सोच और नजरिए के द्वारा बदलना होगा। उच्च पदों पर हमें महिलाओं की नियुक्ति करनी होगी, जो अभी मैंने राष्ट्रपति का आपको एग्जाम्पल दिया है। जिसको भी उनका नाम याद है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 के दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। आगे चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 22 के इंग्लिश में। तो सुनीता इज अ 3 year old toddler. What do you understand by the toddler? What were the characteristics of a childhood of this age? तो टॉडलर क्या है और उसकी क्या क्या फीचर। एंड सेकंड क्वेश्चन है, हाउ वुमेन विल गेट रिकॉग्नाइजेशन इन फैमिली एंड सोसाइटी। तो किस तरीके से कर सकते हैं वो रिकॉग्नाइज, इस तरीके, ये 5-6 पॉइंट है। आगे आ जाता है, कोई 2 मुख्य कारण लिखिए जिसके फलस्वरूप देश में जो मधुमेह रोगी हैं इनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और भारत विश्व की मधुमेह राजधानी बन सकता है। बहुत बड़ी बात है कि वैश्विक लेवल पर मधुमेह रोगी जो है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और हो सकता है भारत मधुमेह की राजधानी बनेगा। तो इसके 2 कारण क्या है, देखो कारणों में सबसे पहला है कि जो खाद्य पदार्थ आज हम लोग खा रहे हैं, उपयोग में ले रहे हैं, उन्हें बहुत ही अन्य उसमें बहुत ही अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनमें या तो अधिक वसा होगा या तो अधिक शक्कर होगी, जो कि हमारे शरीर के लिए काफी खतरनाक साबित होता है। अत्यधिक परिष्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन और रेशेदार भोजन जो है इनके सेवन का हम कम प्रयोग कर रहे हैं। आहार जो है हम जो खाना खाते हैं उनमें विटामिन और खनिजों की अत्यधिक कमी होती जा रही है। हम लोग शारीरिक गतिविधियां नहीं करते हैं, हम व्यायाम नहीं करते हैं। हमारी जो जीवन शैली है इससे संबंधित बहुत सारे दीर्घकालिक रोग और भी हैं, मधुमेह के अलावा मोटापा है, हृदय रोग है, अति तनाव है। ऐसे बहुत से रोग हैं जो मधुमेह के अलावा बहुत हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली 2 कारण आपसे पूछे गए थे, यहाँ पे मैंने आपको 4 कारण बता दिए हैं और कुछ और एग्जाम्पल भी बता दिए। अगर आपसे पूछा जाए कि जीवन शैली से संबंधित किन्हीं 2 चिरकालिक रोगों के नाम बताओ, तो एक मधुमेह, मोटापा, हृदय रोग, अति तनाव, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक ही साथ में आपको बहुत कुछ यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये इस चीज से आपको समझ में आएगा कि मधुमेह रोगी जो है उनकी संख्या क्यों निरंतर बढ़ती जा रही है, कौन से 2 कारण हैं। 4 कारण मैंने आपको समझा दिए और कुछ रोगों के नाम। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी यहाँ से देख सकते हैं
कि राइट एनी टू मैन रीजन ड्यू टू विच द नंबर ऑफ डायबिटीज पेशेंट इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली इन द कंट्री एंड इंडिया कैन बी बिकम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे कौन से दो रीजन है एंड कौन से डिसीजेस। आगे आ जाता है, अरक्तता के कोई 4 लक्षण लिखिए। देखिए आपकी जो बुक है उसमें यही वर्ड दिया हुआ है, अरक्तता। इसके कोई 4 लक्षण। तो पहला है सामान्य पीलापन, ठीक है। दूसरा है जीभ में पीला, तीसरा है नख परतों में पीला, चौथा है कोमल तलु में पीला, पांचवा है ध्यान केंद्रित नहीं होना, स्मरण शक्ति में नकारात्मक प्रभाव आना, एकाग्रता रहने की जो अवधि है उसका कम हो जाना। तो ये कुछ यहाँ पे मैंने आपको 6-7 यहाँ पे बता दिए, इसमें से कोई 4 लक्षण आपको सिर्फ पॉइंट पॉइंट में लिखने, ठीक है। बस मिल गया आपको नंबर। मेंशन एनी 4 सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। कौन से वो सिम्टम्स हैं आप यहाँ पे इजीली रीड आउट कर सकते। 24 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 25। 25 है, मुस्ले रंग चक्र के अनुसार रंग के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार होते हैं, किन्हीं 2 को उदाहरण सहित बताइए। तो हमें मुस्ले रंग चक्र के अनुसार किन्हीं 2 रंगों के प्रकारों को समझना। तो देखो पहला कौन सा है, प्राथमिक। ये क्या कहता है, ये मूल रंग होते हैं जो किसी अन्य रंग के मिलने से नहीं बनाए जा सकते। यानी कि ये ऐसा रंग होता है जो सिर्फ खुद ही बनता है, किसी अन्य के मिलाने से नहीं। फॉर एग्जाम्पल लाल, पीला और नीला ये स्वयं बनते हैं, ये मूल रंग है। द्वितीयक, जब कोई 2 प्राथमिक रंगों का समान मात्रा में मिलाया जाए, यानी कि ये जो प्राथमिक रंग है जैसे कि लाल, पीला, नीला, इन सभी को जब हम मिला देते हैं किन्हीं 2 रंगों को, तब जो रंग मिलता है उसे हम द्वितीयक रंग कहते हैं। जैसे कि हरा, बैंगनी और नारंगी, ये सभी जो है प्राथमिक रंगों से ही हमें प्राप्त होते हैं। अब तृतीयक रंग क्या होते हैं, जब एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग, ठीक है, यानी कि एक रंग ये प्राथमिक, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं नीला, और एक द्वितीयक रंग फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं बैंगनी, जब इन दोनों को मिलाया जाएगा तो इसमें जो हमें नया रंग प्राप्त होगा उसे हम तृतीयक रंग कहते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक एक तरीके से ऐसे कर लो, प्राथमिक दादा है, द्वितीयक उसका बेटा है, और ये उसका भी बेटा। इस तरीके से, जैसे पीला हरा, पीला नारंगी, नीला हरा, नीला बैंगनी, इस तरीके से, ठीक है। तो मुस्ले रंग चक्र के अनुसार टोटल 3 होते हैं। तीनों मैंने आपको बता दिए, लेकिन आपको कोई 2 बताने, ठीक। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कलर्स अकॉर्डिंग टू द मुशियल कलर व्हील, डिस्क्राइब एनी टू। तो सबसे पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी एंड देन हेरिडिटरी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे देखो, सूचना संचार प्रौद्योगिकियां विकास की भावी वाहिका है, टिप्पणी कीजिए। यानी कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ये सभी विकास की बहुत ही ज्यादा भावी वाहिकाएं हैं, यानी कि एक तरीके से स्रोत है बेसिकली। तो हमें टिप्पणी करनी है इन चीजों पर। तो देखो, सूचना संचार प्रौद्योगिकी ये एक ऐसा समावेशी शब्द है जिसमें कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिजिटल प्रसारण, दूरसंचार प्रौद्योगिकी, इवन पूरा का पूरा जो डिजिटल सिस्टम है वो इसमें समाहित है। तो विश्व के किसी भी देश से आज हम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के द्वारा जनता से सूचनाएं, जानकारियां प्रदान कर रहे हैं। एक तरीके से एज इट इज हम ये मान सकते हैं कि वैश्वीकरण जो है, वैश्वीकरण में जो सूचना प्रौद्योगिकी वाला जो पॉइंट है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि विश्व के सभी देश आज आपस में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से सूचनाएं, अधिकारों, इन सभी का आदान प्रदान कर रहे हैं। पूरे विश्व में मोबाइल फोन के उपयोग के बढ़ने की वजह से बाजार, जन सुविधाएं, सेवाएं आज बिल्कुल आम लोगों तक पहुंच रही हैं। आप ऑनलाइन ऑर्डर करके घर बैठे 2 मिनट में खाना मंगा सकते हो, आधे घंटे में आप शॉपिंग कर सकते हो घर बैठे बैठे। आपके पास अगर टाइम नहीं है, अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई तो आप ऑनलाइन गाड़ी बुक करके कहीं और भी जा सकते हो। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी विकास इसी सभी की वजह से हो रहा है। विभिन्न प्रकार के सेवाएं, फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, खरीदारी, स्वास्थ्य संबंधी, व्यापारिक लेन देन इत्यादि, ये सब ये मोबाइल से आसानी से घर बैठे कर लेते हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विकास ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि ये इसके सकारात्मक पॉइंट है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक भी हैं। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा गया तो हम सिर्फ सकारात्मक की पे बात करेंगे। 26 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। अब इंग्लिश में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी आर द फ्यूचर ऑफ व्हीकल फॉर डेवलपमेंट। इस तरीके से ये आप यहाँ पे रीड आउट। 27 क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप के खतरे के बढ़ाने के कोई 2 कारण लिखिए, ठीक है। तो उच्च रक्तचाप जो है इसका खतरा बढ़ सकता है
अगर हम ये 2 चीज़ फॉलो नहीं करेंगे, या फिर कौन से 2 कारण? तो कारणों में सबसे पहला आता है कि यदि हम कोई ऐसा खाना खाते हैं, कोई ऐसे खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं जिसमें अधिक लवण पाए जाते हैं। दूसरा, कोई ऐसा खाना जिसमें सोडियम बहुत ही ज़्यादा मिला हो, सोडियम अंश जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले हो अगर हम ऐसा खाते हैं। दूसरा, पोटेशियम से परिपूर्ण फल, सब्जियाँ, अनाज, ये सभी हमें खाना कम करना पड़ेगा। हमारे शरीर की कम शरीर जो गतिविधियाँ हैं और जो तनाव है, ये सभी इसका भी कारण बनते हैं कि अगर हम शरीर की गतिविधियाँ नहीं करते हैं, घूमने नहीं जाते, व्यायाम नहीं करते हैं, मेडिटेशन नहीं करते हैं, इस तरीके से तनाव होता है हमें, ये सारी चीज़ें किसका कारण बन जाती हैं? उच्च रक्तचाप के, ठीक है? तो 2 कारण पूछे गए हैं आपसे, 2 तो यही बता दिए मैंने और 2 आपके मैंने ये बता दिए, 4 हो गए टोटल। तो 2 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है? ऑलरेडी हमारे 30 मिनट्स यहाँ पे कंप्लीट। अब 27 को इंग्लिश में देख लीजिए, गिव 2 रीजंस व्हिच इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन। इस तरीके से 2 की जगह 4 मैंने आपको समझा। अब 2 मार्क्स के हमारे जितने क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए, ठीक है? 2 मार्क्स के यहाँ से सेक्शन सी हमारा स्टार्ट हो गया था। 2 क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे यहाँ पे और दोनों के क्वेश्चन के आंसर हमने अच्छे तरीके से समझ लिए थे और इंग्लिश में भी। फिर 23rd में हमने देखा क्वेश्चन क्या था हमारा मधुमेह से संबंधित। फिर 20 एक सेकंड, हाँ 22 हो गया, 3rd हो गया। 4th में अर्कता के कोई 4 लेक्चर हमसे पूछे गए थे। मुसले रंग के अनुसार कोई 2 हमें चक्र बताने थे, रंग बताने थे, ठीक है? सूचना संचार प्रौद्योगिकी विकास ये भावी वाहिकाएँ हैं इसके बारे में। फिर उच्च रक्तचाप के खतरे के कोई 2 कारण। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। ये है हमारे यहाँ से 3 मार्क्स से। 28, 29 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे और 1 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिली है, ठीक है? तो 28 क्या कहता है कि राष्ट्रीय पोषण नीति यानी कि एनएनपी इसकी योजनाएँ संक्षेप में बताइए, ठीक है? अभी योजनाएँ बताएँगे अथवा क्या है भोजन सेवा और भोजन प्रबंध उद्योग के रूप में उभरा, कथन को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले देखो हम क्वेश्चन 1 की शुरुआत करते हैं फिर आगे देखते हैं। तो राष्ट्रीय पोषण नीति की योजनाएँ, तो देखो बेसिकली इसकी जो नीति की योजना है वो 2 तरह की है। एक होती है अल्प अवधि की योजनाएँ और एक होती है लंबी अवधि की योजना। तो अल्प अवधि की योजना में क्या आती है? एकीकृत बाल विकास सेवाएँ, आवश्यक खाद्य पदार्थों का पुष्टोकरण, संवेदनशील वर्गों में सुषम पोषकों की कमी पर नियंत्रण लेके आना, महिलाओं के सहयोग से कम कीमत वाले जो पोषक खाद्य पदार्थ हैं, उनको बनाना। तो ये सभी जो है वो अल्प अवधि की योजनाएँ होती हैं। अब जो है लंबी अवधि की, तो खाद्य सुरक्षा जो है उसे हमें सुनिश्चित करना होगा। आहार पद्धति जो है उन्हें हमें सुधार लाना होगा उनमें और गरीबी गरीबी जो है इसमें हमें कमी लानी। तो ये सभी क्या है राष्ट्रीय पोषण नीति की योजनाएँ हैं। जैसे हम 2 भागों में बाँटते हैं। एक अल्प अवधि जो कम समय के लिए होगी, एक लंबी अवधि जो हम लंबे समय तक करेंगे। लंबे समय में खाद्य सुरक्षा, आहार पद्धति, गरीबी कम करना ये सभी आ जाता है। और अल्प अवधि में एकीकृत बाल सेवाएँ, खाद्य पदार्थों का पुष्टोकरण और कम कीमत वाले जो खाद्य पदार्थ हैं इनका निर्माण। ठीक है? पहला पॉइंट क्लियर हो गया क्वेश्चन का। अब आ जाता है दूसरा क्वेश्चन। जो हमारा भोजन सेवा है और भोजन प्रबंधक उद्योग, मतलब कि भोजन सेवा और भोजन एक प्रबंधक उद्योग के रूप में उभरे हैं। कथन को स्पष्ट चलिए भाई स्पष्ट करते हैं। देखो, अथवा में ऑप्शन है भोजन सेवा और भोजन प्रबंधन एक उद्योग के रूप में उभरा है, जिसे हम निम्नलिखित तरीके से समझ सकते हैं। पहला, जो भोजन स्वादिष्ट हो, साफ-सुथरा हो, स्वास्थ्यप्रद हो और जिस मतलब कि ऐसा जो खाना है, उसकी माँग बहुत ज़्यादा हो रही है और ऐसा खाना जो कलात्मक तरीके से परोसा जाए, यानी कि जैसे मान लीजिए टेबल है, उसपे बहुत ही अच्छे तरीके से प्लेट वगैरह लगा के खाने को अच्छी तरीके से परोस के रखा जाए। ऐसे खाने की माँग ज़्यादा है। ऐसे भोजन की माँग है, जो कि जल्दी से खराब ना हो। कुछ वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकी प्रगति के कारण जो भोजन तैयार करने वाली गतिविधियां हैं, वे भोजन की सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार लाती हैं और कार्य को सरल और आसान भी बना देती हैं। कंप्यूटर की मदद मदद से आज हिसाब किताब रखना, ऑनलाइन ऑर्डर, विश्व के विभिन्न भागों में मिलने वाले सेवा संबंधी विभिन्न उपकरण की जानकारी, नई व्यंजनों की बनाने की विधियां सभी आसान कर दिया है। तो भोजन सेवा में भी कंप्यूटर का उपयोग बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि इससे ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह, व्यंजन की सूची बनाना, जानकारी लेना, हर एक चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है? तो भोजन सेवा और भोजन प्रबंधक एक उद्योग के रूप में उभरा है। किस तरीके से उभरा है? तो ये आप 4 पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे
और आपको आपके 3 मार्क्स इजीली मिल जाए। तो 27 में 2 क्वेश्चन थे, एनएनपी और भोजन प्रबंधन उद्योग के बारे में। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए बहुत अच्छे तरीके। अब इंग्लिश मीडियम में देखिए, ब्रीफली एक्सप्लेन द स्कीम ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी। फूड service and food management has emerged as an industry. Explain the statement. चलिए भाई एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले स्कीम्स ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, शॉर्ट टर्म प्लान्स एंड लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म में क्या आता है, लॉन्ग टर्म में क्या आता है, ये लिख देंगे। उसके बाद फूड सर्विस एंड फूड मैनेजमेंट इमर्ज एज एन इंडस्ट्री विच कैन बी अंडरस्टैंड एज फॉलोज। तो इस तरीके से आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, आपकी बहन प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में अपना जीविका बनाना चाहती है, उसे बताइए कि इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, इस क्षेत्र में कौन से जीविका के अवसर हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही उसे कोई 2 शैक्षिक योग्यताएं भी बताइए जो उसमें परिपूर्ण होना चाहिए। तो देखो कौन कौन से अवसर हैं, पहले आप इसे समझिए। देखिए अवसर कौन कौन से, तो नर्सरी स्कूल में ये शिक्षक बन सकती है, शिशु देखभाल केंद्र और दिवस देखभाल जो केंद्र है, इनकी देखभालकर्ता बन सकती हैं। बच्चों के लिए जो विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, इनमें बाल सेवाओं के दल के जो सदस्य हैं वो बन सकती हैं। सरकारी या गैर सरकारी जो संगठन है, इनके द्वारा बच्चों के लिए आयोजित जो अभियान होते हैं, जो सेवा की योजनाएं होती हैं, उनमें एक संवर्धन कार्य करने के लिए एक व्यावसायिका बन सकती हैं। बच्चों से संबंधित जो कार्यक्रमों, जैसे कि शिविर लगाना, शैक्षिक पिकनिक करवाना, फिर एक क्लब चलाना, ठीक है, अपने विद्यालय में पूर्व शिक्षा केंद्र खोलना, इन सभी में अपना जो जीविका के स्रोत है वो यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम कहेंगे कि यदि आपकी बहन बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा में अपनी जीविका बनाना चाहती है, यानी कि उसमें कार्य करना चाहते हैं, तो वो इनमें से कोई एक पर्टिकुलर एरिया चूज करके जाके काम कर सकते हैं। अब कोई 2 शैक्षिक योग्यता है, तो सबसे पहली योग्यता नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण, यानी कि पहले तो उन्हें नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण आना चाहिए। दूसरा, बाल मानव विकास या बाल मनोविज्ञान विषय में स्नातक, बेसिकली बाल मानव विकास या फिर बाल मनोवैज्ञानिक में उन्हें स्नातक प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई क्वेश्चन नंबर 29। इसी तरीके से आप इसे इंग्लिश में देख सकते हैं, योर सिस्टर वांट्स टू मेक अ लिविंग इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। Tell him what are the career opportunities in this field. Also tell him which educational qualifications he would need. सबसे पहले किस तरीके से कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं एंड कौन कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो 3 मार्क्स के हमारे ये 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 28, 29, ये हमारे यहाँ पे अब हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम बात करेंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP, इसका वर्णन कीजिए, अथवा आजीविका के लिए जीवन कौशल महत्वपूर्ण है। बस अब बताइए कैसे, सिंपल सा लिख दिया है, अब हमें इसको बताना। तो बेसिकली देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है, ये 22 जनवरी 2015 को हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हरियाणा यानी कि पानीपत में एक योजना प्रारंभ की गई थी, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं। इस योजना का क्रियान्वयन 3 मंत्रालयों के सहयोग से हुआ था। कौन कौन से, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दूसरा स्वास्थ्य मंत्रालय और परित्राण कल्याण मंत्रालय, तीसरा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो किसके द्वारा कब शुरू की गई, कहाँ पे शुरू की गई और किन 3 मंत्रालयों के द्वारा ये एक तरीके से क्रियान्वित हुई। अब इसके उद्देश्य समझिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य। सबसे पहले जो उद्देश्य है वो ये है कि पक्षपाती लिंग चुनाव की जो प्रक्रिया है उसका उन्मूलन किया जाए, यानी कि कहीं पे भी यदि पक्षपात तरीके से लिंग चुनाव होता है तो उसे हमें खत्म करना होगा। दूसरा, समाज में फैली एक असामाजिक जो विचारधारा है, कन्या भ्रूण हत्या, इसे रोकना होगा। दूसरा, बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना, यानी कि हमें जो गर्ल्स हैं, किशोर हैं, किशोरियां हैं, इनकी शिक्षाओं को हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। शिक्षा के साथ साथ बेटियों को हमें अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, वो पढ़ तो रहे हैं 12th तक, 12th के बाद क्या घर पे बैठेंगे, नहीं, उन्हें
पढ़ाई के साथ साथ कुछ और अन्य कार्यक्रम दिए जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई सिलाई मशीन सीख सकता है, कोई ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकता है, कोई आर्ट एंड फैसिलिटीज में समझ सकता है, कोई हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जा सकता है, कोई ऑटोमोबाइल को चूज कर सकता है। तो ऐसे बहुत से नए नए कार्यक्रम जो है इसके द्वारा, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब इसके द्वारा क्या चलाया गया था वो तो नहीं पता, लेकिन मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। लिंग अनुपात में सुधार लाना, यानी कि अगर हम बात करें कि वर्ल्ड लेवल पे कि लिंग अनुपात कितना है, तो आपने ज्योग्राफी अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड लेवल पे 100 प्रति व्यक्ति पर 990 महिलाएं हैं और भारत में ये रेट हर राज्य में अलग अलग है। तो हमें इस लिंग अनुपात को बराबर लाना, ठीक है। ये इसका एक नारा है। बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए एक समग्र वातावरण तैयार करना, यानी कि एक ऐसा वातावरण तैयार करें जिससे हम बालिकाओं को और ज्यादा उनका विकास कर सकें। समाज में लैंगिक रूढ़िवादिता, समाज में ये जो पक्षपाती लिंग चुनाव, कन्या भ्रूण हत्या, इन सभी को हमें खत्म करना हो, ये सभी इसके उद्देश्य है, ठीक है। तो BBBP ये क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना। ये एक तरीके से क्या रही, कैसे क्रियान्वित हुई और इसके उद्देश्य क्या है, आई होप सब। आजीविका के लिए जीवन कौशल महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आजीविका के लिए जीवन कौशल महत्वपूर्ण है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखो, जीवन कौशल है क्या? तो जीवन कौशल वे क्षमताएं हैं जो व्यक्ति को जीवन की दैनिक आवश्यकताओं, चुनौतियों, इन सभी को प्रभावशाली तरीके से निपटने के योग्य बनाता है, ठीक है। ये होता है जीवन कौशल। क्या है कि व्यक्ति को उसकी दैनिक आवश्यकताएं, चुनौतियां, इन सभी से लड़ने के योग्य बनाना ही जीवन कौशल क्या है। अब देखो, जीवन कौशल जो है ये एक व्यक्ति के लिए जीवन पर्यंत, यानी कि जब तक वो जीवित है तब तक काम आते हैं। ये विषम परिस्थितियों से उभरने के लिए व्यक्ति को समर्थ बनाते हैं, यानी कि यदि उसके सामने कोई चुनौती आ जाती है तो उससे लड़ने के लिए उसे सामर्थ्य बनाती है। ये लोगों के स्वास्थ्य और विकास को प्रोत्साहन देने में भी सहायता करती है, यानी कि लोगों के स्वास्थ्य, उनके विकास को प्रोत्साहन देने में भी ये काफी ज्यादा सहायता करती है। अब देखो, ये समुदाय व समाज के लिए, विकास के लिए ज़्यादा आवश्यक होती है, यानी कि हमें समाज का या फिर समुदाय का विकास भी करना है, तो भी एक व्यक्ति के जीवन में ये कौशल काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। इन कौशलों के अनुभव के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है ये विकास, ठीक है। व्यक्ति का ज्ञान, अभिवृत्तियाँ, मूल्य व्यक्ति को जीवन कौशल विकसित करने में समर्थ बनाता है, यानी कि ये जो कौशल होता है, ये एक व्यक्ति के ज्ञान को, व्यक्ति को, उसके मूल्य को बढ़ाने में, सकारात्मक, नकारात्मक सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए जीवन में कौशल का अधिक होता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आजीविका के लिए जीवन कौशल जो है, वो किस तरीके से महत्वपूर्ण है। जब कौशल नहीं होगा तो आजीविका चलेगी कैसे, ठीक? अब 30 देखो इंग्लिश में। डिस्क्राइब द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम और लाइफ स्किल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। तो पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन हरियाणा पानीपत बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 22 जनवरी 2025। अब किन समितियों के द्वारा किया गया था, उसके बाद इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये इतने सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। Then life skills are those abilities which enables to person to deal with the daily necessities and challenges of life in an effective manner। अब किस तरीके से करते हैं तो ये देखो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, मतलब कि 4-4 मार्क्स का अगला क्वेश्चन है। नैदानिक पोषण से आप क्या समझते हैं? नैदानिक पोषण और आहारिकी के अध्ययन के महत्व को स्पष्ट। तो सबसे पहले हमें नैदानिक पोषण और आहारिकी इसको समझना होगा, तभी महत्व को समझें। तो देखो, नैदानिक पोषण क्या होता है? तो ये पोषण का वह विशेष क्षेत्र होता है जो कि बीमारी से संबंधित होता है और इस क्षेत्र को चिकित्सीय पोषण उपचार भी कहा जाता है। नैदानिक पोषण रोगियों के पोषण प्रबंधन पर केंद्रित होता है, यानी कि बेसिकली नैदानिक पोषण क्या है? ये एक बीमारी क्षेत्र से संबंधित होता है। इसे हम चिकित्सीय पोषण उपचार भी कह सकते हैं। साथ ही साथ ये जो है रोगी के जो पोषण होते हैं उसके प्रबंधन से संबंधित। अब आहारिकी क्या है? तो आहारिकी वह विज्ञान होता है जो हमें ये बताता है कि भोजन और पोषण, इन सभी के किस मान, जो मतलब कि किस तरीके के हम खाते हैं तो हमें ये कैसे प्रभावित करेगा।
ये पोषण के सिद्धांतों के आधार पे व्यक्तियों को खिलाने से संबंधित है। यानी कि आहार की क्या है, बेसिकली हम जो खाते हैं उसका हमारे शरीर पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, यही आहार की कहलाता है। नैदानिक पोषण क्या है कि ये हमारे शरीर में जो रोग होते हैं, जो ऐसा विशेष क्षेत्र जहाँ पे रोग उत्पन्न होते हैं उससे संबंधित होता है, और ये हमारे पोषण प्रबंधन से संबंधित है। इसे चिकित्सीय उपचार भी कहते हैं। अब इसके महत्व को समझिए, आहार की और नैदानिक पोषण के महत्व को। देखो, बेसिकली 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ठीक है? तो देखो समझो, नैदानिक पोषण जो है वो प्रमाणित बीमारी वाले मरीजों के पोषण प्रबंधन पर केंद्रित रहता है। कि वे बीमार व्यक्ति जो पूरी तरीके से प्रमाणित है कि हाँ भाई ये बीमार है, उन पर ये केंद्रित है। छोटी बड़ी बीमारी, विकेट और अमाद्य बीमारी अथवा दीर्घकालिक बीमारियों की परिस्थितियों में यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि व्यक्ति का समुचित रूप से पोषण हो रहा है या नहीं, या फिर इसके लिए उसे जो व्यक्ति सेवाएं दे रहा है वो प्रशिक्षित आहार विशेषज्ञ है, डॉक्टरी पोषण उपचारक है, चिकित्सीय पोषण। तो बेसिकली चाहे छोटी छोटी बीमारियां हो, बड़ी अमाद्य बीमारियां हो या फिर दीर्घकालिक बीमारियां हो, तो हमें यह ध्यान रखना है कि उनका पोषण प्रबंधन जो है वो किस तरीके का हो रहा है। साथ ही साथ जो डॉक्टर उन्हें सेवाएं दे रहे हैं, क्या वो छोटे-मोटे नर्स हैं या फिर वे हर एक चीज में विशेषज्ञ हैं जो उस चीज का इलाज कर रहे हैं। ये चीज हमें ध्यान रखनी है इस नैदानिक पोषण के अंतर्गत। नई बीमारियां हैं जैसे कि एचआईवी, एड्स, ये सभी आज वर्ल्ड लेवल पे उभर कर सामने आ रही हैं जो कि एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी हैं। मोटापा, हृदय रोग, अति तनाव, मधुमेह, ये भी बहुत ऐसी अ, बीमारियां हैं जो कि गैर संक्रमित बीमारियां न केवल बढ़ रही हैं, बल्कि बहुत ही कम उम्र के जो लोग हैं, उनको भी होती जा रही है। आजकल हम छोटे-छोटे बच्चों में भी देखते हैं कि उन्हें भी मोटापा वगैरह हो जाता है, ठीक है? उनको भी हार्ट डिज़ीज़ बहुत सारी होती हैं। साथ ही साथ किसी को बचपन से ही मधुमेह होता है। मधुमेह के बारे में हमने ये भी सुना है कि एक तरीके से ये जीन्स में भी पाया जाता है एक तरीके से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पोषण मूल्यांकन के नए तरीके विकसित हुए और अपनाए जा रहे हैं। यानी कि यदि हमें ये जो पूरी बीमारी की प्रक्रिया है, इससे हमें स्वस्थ रहना है, तो पोषण मूल्यांकन के लिए जो नए-नए तरीके विकसित हो रहे हैं, हमें उन्हें अपनाना है। साथ ही साथ नई तकनीकें, नए तरीके नए तरीके और उनके उपयोग से पोषण संबंधी आधारभूत शोध, विभिन्न पोषकों और अन्य पदार्थों की भूमिका को एक नैदानिक पोषण, विशेषज्ञ चिकित्सक पोषण, उपचारक रोग प्रबंधन, इन सभी के लिए चिकित्सीय आहार बताने के लिए बताने के अलावा अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। बेसिकली जो नई तकनीकें, नए तरीके और किस तरीके से हम अपने पोषण को और ज़्यादा स्वास्थ्य बना सकते हैं, किस तरीके से बहुत से शोध इस पे किए गए हैं, ठीक है? विशेषज्ञ, चिकित्सा पोषण, ये सारी चीज़ें मिलकर जो है ना, एक व्यक्ति को बीमारी से युक्त बना सकती हैं, उसे स्वस्थ बना सकती हैं। अगर उसे कोई दीर्घकालिक रोग भी है, तो वो भी इनसे छुटकारा पा सकता है यदि वो इस चीज़ को अच्छे से समझ जाता है, ठीक है? तो आहार का बहुत बड़ा महत्व होता है और नैदानिक पोषण का क्या अर्थ है, ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है? तो बेसिकली थोड़ा-सा यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, लेकिन आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 30। अब ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लिनिकल न्यूट्रिशन? एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड द डायटीज़। चलिए, डायटीटिक्स यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। 4 नंबर का हमारा आखिरी प्रश्न है अभी ये, अल्प पोषण के लिए उत्तरदायी कारकों को लिखिए। तो अल्प पोषण के लिए कौन-कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं? तो बेसिकली अल्प पोषण के लिए उत्तरदायी कारक होते हैं कुपोषण, अक्षमता, मृत्यु और रोग। बेसिकली ये व्यक्तिगत स्तर पर होते हैं, ठीक है? व्यक्तिगत स्तर पे कुपोषित हैं, तो अल्प पोषण के उत्तरदायी हो जाते हैं। अक्षमता है, मृत्यु और रोग। अब देखो इसके घरेलू यानी कि पारिवारिक कारण क्या है? तो पारिवारिक इसके कारण क्या होते हैं? कि घर में या तो भोजन की उपलब्धता नहीं होगी सही से, अपर्याप्त मातृ एवं शिशु देखभाल के तरीके, यानी कि माताएँ जो हैं वो अपने बच्चों की सही से देखभाल नहीं कर पा रही होंगी। जल की सफाई, स्वच्छता जो है वहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही होगी। अपर्याप्त वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएँ फैली हुई होंगी, स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत कम पहुँच रही होंगी।
अपर्याप्त जानकारी होगी महिलाओं और वृद्धजनों, बालिकाओं के प्रति भेदभाव फैल रहा होगा, अपर्याप्त शिक्षाएँ होंगी। तो ये सभी क्या है? ये एक तरीके से सामाजिक, सॉरी, पारिवारिक या फिर घरेलू स्तर के कारण है कि अल्प पोषण, इसके उत्तरदायी कारकों में घरेलू और परिवार के जो कारण है वो कैसे होते हैं। तो घर में क्या होता है? भोजन की उपलब्धता नहीं है, या तो देखभाल सही से बच्चों की नहीं हो रही है, वहाँ पे सफाई नहीं है, ठीक है? साथ ही साथ सेवाएँ वहाँ पे कम नहीं पहुँच रही हैं, भेदभाव फैल रहा है, शिक्षा नहीं है। अब मूलभूत इसके कारण क्या होते हैं? तो मूलभूत कारण ये होते हैं कि वास्तविक संसाधन जो है, वो उनकी मात्रा और उनकी गुणवत्ता उन्हें सही से नहीं मिल पा रही होगी। साथ ही साथ जैसे कि शक्ति, यानी कि मानव संसाधन, वित्तीय और संगठनात्मक, यानी कि सेवाएँ, अस्तित्व और उनके संचालित तथा नियंत्रण करने के तरीके। एक तरीके से जो संसाधन है गुणवत्ता के, वो नहीं पहुँच पा रहे होंगे, जिसमें शक्ति, वित्तीय और संगठनात्मक, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था, ये सभी जो है एक बहुत बड़ा कारण बनती हैं अल्पपोषण। इसमें महिलाओं की स्थिति, इनकी समस्याओं को समाधान करने हेतु कार्यक्रमों के लिए धन का आवंटन, पर्यावरणीय निम्नीकरण, जैव विविधता का ह्रास, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। साथ ही साथ संभावित संसाधनों की कमी, इनके कारण पर्यावरण प्रौद्योगिकी और लोग, ये क्या है? कमी के कारण है। तो बेसिकली अल्पपोषण के लिए आप घरेलू स्तर पर कौन-कौन सी याद रख लोगे? पर्याप्त भोजन नहीं है, देखभाल के तरीके नहीं है बच्चों के सही, सफाई नहीं है, सेवाएँ नहीं पहुँचती हैं, अपर्याप्त शिक्षा है और भेदभाव। मूलभूत कारण क्या है? कि संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता का वहाँ पे अभाव है। राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक व्यवस्था जो है, ये इसका कारण बनती है। महिलाओं की स्थिति, इन सभी के समाधान के लिए बहुत सारे यहाँ पे कार्य किए गए हैं। संसाधनों की कमी के कारण क्या है? पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और लोग। इंग्लिश में देखिए, राइट द फैक्टर्स रिस्पांसिबिलिटीज फॉर अंडर न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक यानी कि फैमिली रीजंस एंड रूट कॉज। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 34। वस्त्रों की बुनावट से आप क्या समझते हैं? बुनावट को निर्धारण करने वाले चार कारक कौन से? तो वस्त्रों की बुनावट क्या होती है? तो बेसिकली वस्त्र जो होते हैं, उनके दिखने और छूने की एक संवेदी अनुभूति होती है। वस्त्र क्या है? वस्त्र की बुनावट क्या है? ये दिखने और छूने की एक संवेदी अनुभूति है, जिसके अंतर्गत हम वस्त्र को स्पर्श करते हैं, उसकी गुणवत्ता को समझ सकते हैं। ठीक है? इसी को हम वस्त्रों की बनावट कहते हैं। अब इसके 4 कारक कौन-कौन से हैं? तो देखो, पहला कारक है यहाँ पे रेशा। रेशा क्या होता है? रेशे के प्रकार में प्राकृतिक और मानव निर्मित होते हैं। तो रेशे के प्रकार, रेशे की लंबाई, रेशे की उत्कृष्टता और उसके पृष्ठीय गुण, ये सभी वस्त्रों की बनावट को एक तरीके से अहम, उन उनमें एक एक तरीके से, हाँ, बनावट को निर्धारण करते हैं। आगे संसाधन, यानी कि निर्धारण करने के लिए संसाधन और धागों का प्रकार जो है, वो संसाधन, उनके विधि, समाधान के समय समावेशित घुमाव, धागे की उत्कृष्टता और धागे के प्रकार, ये सभी इसके लक्षण को निर्धारित करते हैं। वस्त्र निर्माण तकनीक, बेसिकली वस्त्रों की बुनावट में बुनाई किस तरीके से होगी, उसको बनाया किस तरीके से जाएगा, गूंथना कैसे है, लेस या फिर जाली कैसे बनाई जाएगी, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। उसके बाद वस्त्र सज्जा, यानी कि वस्त्र सज्जा जो है वो क्या करता है? वो कपड़े को थोड़ा-सा कड़ा कर देता है। इस पे इस्त्री कर सकते हो, कैलेंडरिंग, टेटरिंग, नेपिंग, पर्सक्रेट करना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है वस्त्रों की बनावट से आप समझते क्या हो? सिंपल बोल देना भाई कि वस्त्र जो हैं उन्हें हम देख सकते हैं, जिससे हम उसे वस्त्रों को हम पूरी तरीके से स्पर्श कर सकते हैं, उसकी गुणवत्ता को हम समझ सकते हैं। इसी को वस्त्र की बनावट कहते हैं। अब निर्धारण करने वाले 4 कारक कौन-कौन से हैं? तो रेशा, धागे, वस्त्र निर्माण तकनीक और वस्त्र सज्जा। ये बात इंग्लिश में देख सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वीविंग फैब्रिक्स? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ डिटरमाइनिंग टेक्सचर? फैब्रिक, थिएटर्स, टेक्सटाइल में मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स एंड क्लॉथिंग। अब आ जाते हैं हमारे 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 34। अब यहाँ पे 5-5 मार्क्स के थोड़े बड़े-बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बड़े-बड़े क्वेश्चनों में सबसे पहला है, विद्यालय पूर्व बच्चा कौन होता है? ठीक, इस समय बच्चे के देखभालकर्ताओं से क्या अपेक्षाएं की जाती हैं? तो हम पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर दूसरे वाले को समझेंगे।
देखो, विद्यालय पूर्व बच्चा वह होता है जो किसी ऐसे परिवेश में रहने के लिए तैयार होता है जो परिवार से बाहर का हो। ठीक है? उसके बाद विद्यालय पूर्व बच्चे के जो देखभाल करता होते हैं, उनसे हम क्या अपेक्षा यहाँ पे कर सकते हैं? बहुत सारी अपेक्षाएँ होती हैं हमारी। सबसे पहला, शिक्षक बच्चों के बच्चों को खेल-खेल में सिखाएँ कि बच्चों को खेल भी खिलाएँ और साथ ही साथ खेल के साथ उसे सिखाएँ। वह बच्चों को रोमांचक और दिलचस्प तरीके से पढ़ा सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं। यह बच्चों को काम करवाने के अवसर प्रदान करके उनका ध्यान जो है वो केंद्रित कर सकते हैं। शिक्षक बच्चों की जो क्षमताएँ होती हैं उसके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। बच्चों के लिए गतिविधियाँ उनके सांस्कृतिक और क्षेत्रीय जो पर्यावरण है इसके अनुरूप रखते हैं ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। शिक्षकों में प्रशासनिक और प्रबंधकीय कौशल होने चाहिए, जैसे कि उनके रिकॉर्ड को रखना, लेखाकरण, रिपोर्ट लिखना, अभिभावकों के साथ में संपर्क को बनाना, बच्चों के बारे में उसके उनके साथ डिस्कशन करना। शिक्षक में विविध कला कौशल हों, जो बच्चों को जैसे कि बच्चों को कहानी सुना सके, उनसे नृत्य करवाए, उनके साथ नृत्य करे, संगीत, आवाज़ में उनके नियंत्रण ला सके, खेल आयोजित कर सके, ये सारी चीज़ें हैं। छोटा बच्चा जो है, वो कम समय में ही ध्यान केंद्रित कर पाते, इसीलिए शिक्षक की कार्य योजना में लचीलापन होना चाहिए, जिससे कि बच्चे की ज़रूरत के अनुसार उसे बदला जा सके और आसानी से उसका ध्यान केंद्रित। तो विद्यालय से पूर्व बच्चा क्या होता है? बच्चा ये होता है कि वो किसी भी घर से बाहर रहने के लिए एक तरीके से सज्ज हो चुका होता है। अब क्या-क्या अपेक्षाएँ की जाती हैं? तो बच्चों को खेल-खेल में सिखाएँ, पढ़ाएँ, उनके ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को बढ़ाएँ, उनकी क्षमता के बारे में जानकारी रखें, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पर्यावरण के अनुरूप उनके वातावरण को बनाएँ, उनके सभी रिकॉर्ड को रखें, उनके जो शिक्षक है, देखभाल करता है, उसके बाद बहुत सारे कौशल होने चाहिए, ठीक है? और ध्यान केंद्रित करने के लिए जो नीतियाँ हैं, कार्य योजना है, उसमें लचीलापन होना चाहिए। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। पहला तो आपने समझ लिया विद्यालय पूर्व बच्चा होता कौन है और इस समय बच्चे की देखभाल करता उसे क्या अपेक्षा की जाए। अथवा में क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है, एक डॉक्टरी अध्ययन में ये पाया गया कि जो महिलाएं खूब फल फूल सब्जियां पूर्ण अनाज निम्न वसायुक्त उत्पाद और बिना चर्बी का मांस खाती वे अधिक समय तक जीवित रहीं। अधिक फल सब्जियां और दालें खाने से हृदय रोगों से उत्पन्न होने का खतरा कम हो जाता है। ठीक है, इस विषय में आपका क्या निष्कर्ष निकालेंगे? पहला, रोग उत्पन्न करने में आहार की भूमिका क्या होती है? दूसरा, रोगों के रोकथाम में आहार की भूमिका, यानी कि आहार ही रोगों को उत्पन्न करता है और आहार ही रोगों को खत्म भी करता है। कैसे? चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले रोगों को उत्पन्न करने में आहार की क्या भूमिका होती है? देखो समझो। बेसिकली स्वास्थ्य और पोषण परस्पर आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं, यानी कि हमारा स्वास्थ्य और हमारा जो खाना है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि हम निम्न पोषण न केवल खाएं, मतलब कि निम्न पोषण न केवल स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है, यानी कि जो खाना निम्न पोषण का होता है वो हमारे शरीर में स्वास्थ्य समस्याएं तो उत्पन्न करता ही है, साथ ही साथ जो हमारे सामने वर्तमान समस्याएं होती हैं उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। जबकि हम अगर अच्छा आहार लेते हैं, अच्छा पोषण लेते हैं, तो ये हमारे रोगों को नियंत्रित करती है और उन्हें प्रारंभ होने से पहले ही खत्म कर देती है। जिन खाद्य पदार्थों में अधिक वसा या शक्कर होती है अथवा अत्यधिक परिष्कृत खाद्य पदार्थों से निर्मित होती है या फिर अत्यधिक रेशेदार या फिर महत्वपूर्ण जो अवयव हों, ये सभी हों, तो ये एक तरीके से अत्यधिक ज़्यादा रोगों को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। यानी कि रोगों को उत्पन्न करने की अगर हम बात करें, तो ऐसा पदार्थ यदि आप खाते हैं जो निम्न पोषण का हो, जिसमें खाद्य पदार्थों में वसा या शक्कर अधिक हो, जो अत्यधिक परिष्कृत करके पदार्थ बनाए गए हों, साथ ही साथ जिनमें रेशेदार अत्यधिक हों, महत्वपूर्ण जो अवयव हैं शरीर के लिए वो कम हो, ये सभी जो है वो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए आहार में ओमेगा 3 वसा अम्ल वसा अम्लयुक्त खाद्य पदार्थों का कम प्रयोग, इन सभी के कम प्रयोग करने की वजह से हमारे शरीर में, हमारे हृदय में घातक एरिथीमियास यानी कि असामान्य हृदय ताल या फिर लय जैसे रोगों का खतरा 52% तक बढ़ सकता है। बेसिकली ये उदाहरण किसका है? हृदय रोग का। कि हमारे खाने में यदि ओमेगा 3 वसा अम्लयुक्त जो खाद्य पदार्थ हैं ये कम हो जाते हैं, ठीक है, तो इनके कम उपयोग की वजह से हमारे शरीर में जो हार्ट होता है उसके सामान्य जो दर होती है वो कम या ज़्यादा हो सकती है और 52% तक बढ़ भी सकती है, ठीक है।
तो रोगों को उत्पन्न करने में आहार की भूमिका क्या है, ये समझ गए। अब ये रोगों को कम भी करता है। कैसे कम करता है भाई? देखो, पोषण, स्वास्थ्य की रक्षा और संवर्धन के साथ-साथ उन अनेक जो रोगी हैं, उनकी पारिस्थितिकियों को रोकथाम प्रबंधन के लिए आवश्यक है। यानी कि पोषण हो गए, स्वास्थ्य की रक्षा हो गई और शरीर में जो भी एंटीबॉडीज वगैरह बनाने की कार्यविधि होती है, वो एक अच्छा आहार ही करता है। उदाहरण के लिए पादप रसायन जैव सक्रिय यौगिक खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले अवयव होते हैं। बेसिकली उदाहरण के लिए हम यहाँ पे क्या उदाहरण ले रहे हैं कि पादप रसायन यानी कि जैव सक्रिय यौगिक खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले ऐसे अवयव जिनकी शरीर में क्रियात्मक और जैविक क्रियाशीलता होती है, वो विशेष रूप से हमारे शरीर में ऑक्सीकारकों जैसे कि कैरोटीन, सेलेनियम, विटामिन ई, विटामिन सी, ये हमारे शरीर में एक संरक्षी की भूमिका निभाते हैं। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि आहार ही जो है वो रोग को उत्पन्न करता है और आहार ही रोगों को खत्म करने में अहम भूमिका भी निभाता है। ठीक है? समझ में आया आप सभी को? तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 34 था, इसमें 2 क्वेश्चन थे। पहला ये है और दूसरे में ये 2 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और दोनों ही क्वेश्चन के आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अब इंग्लिश में देखेंगे, तो हु इज प्री-स्कूल किड? व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ चाइल्ड्स कैरियर एट दिस टाइम? केयर-गिवर, ठीक है? एंड अथवा में है a medical study found that women who ate plenty of fruits, vegetables, whole grains, low fat dairy products and lean meats lived longer. Eating more fruits, vegetables and pulse reduce the risk of developing heart disease. What would you conclude about the following? Role of the diet in causing disease and role of diet in preventing disease. तो क्या डाइट का रोल है डिजीज में और क्या डाइट का रोल है डिजीज को प्रिवेंट करने। पहले तो प्री स्कूल के बारे में आप ये देख लीजिए, कैरगिवर के बारे में, और उसके बाद रोल ऑफ डाइट यूजिंग डिजीज एंड इसके बाद। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो 34 था ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा हिंदी और इंग्लिश में भी। अब क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। दो ही क्वेश्चन बचे हमारे 5-5 मार्क्स के। आपकी सहेली अपनी पोशाक डिजाइन करना चाहती है, ठीक है? अपनी पोशाक में अवैधता लाने के तरीके उसे समझाओ, यानी कि वो अपने पोशाक में किस तरीके से अवैधता ला सकते हैं इसे समझाओ। तो सबसे पहले तो अवैधता होती क्या है? अवैधता जो है वो डिजाइन अथवा वितरण की रेखाओं, रंगों अथवा अन्य तत्वों को दोहराकर एक पैटर्न को सृज करता है जिसके माध्यम से पोशाक जो है वो अच्छी लगे। तो अब जो अवैधता है इसका मतलब सिंपल सा है कि पोशाक को अच्छा प्रदर्शित करने के लिए उसमें डिजाइन, वितरण की रेखाएं, रंग, अन्य तत्वों को दोहराकर पोशाकों को आंखों के माध्यम से अच्छा लगने के लिए बनाया है। अब कौन-कौन से तरीके हैं जिससे वो अवैधता ला सकती है? तो देखो, पहला आ जाता है इसमें दोहराकर, यानी कि पोशाक में कसीदा कसीदाकारी, लेस, बटन, पाइपिंग आदि को गले, बाजू, किनारों पर दोहराकर उसमें अवैधता ला सकते हैं। दूसरा है उतार-चढ़ाव। पोशाक में कलाकृतियाँ, रेखाएँ, बटन, रंग इन इन सभी को बनावट को क्रमिक वृद्धि अथवा कमी करके, ठीक है? वृद्धि या फिर कमी करके अवैधता प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि कमीज में कसीदाकारी पेच को छोटे से बड़े क्रम में लगाना, पोशाक के रंग को हल्के से गहरा करना या फिर ज़्यादा से कम करना एक तरीके से, ये पोशाक में अत्यधिक अवैधता ला सकते हैं, यानी कि सुंदरता ला सकते हैं। उसके बाद विकिरण, इसमें आँखों के एक केंद्र बिंदु से एक व्यवस्थित तरीके से गतिमान होती है। जैसे पोशाक में कमर की चुन्नतें जो होती हैं, वो सूर्य की किरणों के समान फैलती हैं। यानी कि बेसिकली आपने गर्ल्स को देखा होगा, मोस्टली जो साउथ की मूवीज़ होती हैं, उसमें आपने इस चीज़ को रियलाइज़ किया होगा कि जो ट्रेडिशनल वहाँ का फैशन है, वो काफ़ी ज़्यादा अहम है और उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी होता है। तो ये विकिरण शब्द जो है, उसी के लिए यहाँ पे उपयोग किया गया है। फिर है समांतरता, यह तब सृजित होती है जब तल्य
एक दूसरे के समानांतर हो, जैसे पोशाक के दो रंग की धारियां अवध्यता ला सकती हैं। देखिए पोशाक में जो धारियां होती हैं, लाइंस जो होती हैं, वो भी उसमें अवध्यता यानी कि सुंदरता ला सकती है। बेसिकली एक पोशाक को आप सुंदर कितने तरीकों से बना सकते हो, आप उसको दोहराकर, उतार चढ़ाव करके, विकिरण करके, समांतरता लाके, कई तरीके से आप उसमें अवध्यता ला सकते हो। तो मैंने आपको 4 तरीके बताए और 1 नंबर में इसका अर्थ किया। ठीक है? इसी तरीके से इंग्लिश में देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, योर फ्रेंड्स वांट्स टू डिजाइन हर आवर आउटफिट, एक्सप्लेन टू हर हाउ टू ब्रिंग वेरी गुड अटेंडेंस इन योर ड्रेस, तो बाय रिपेयरिंग, इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं। 36 की बात करें, आई सी टो, बेसिकली ये आईसीटी है बेसिकली, ठीक है। आईसीटी का मुख्य उपयोग विकास संचार सशक्तिकरण उपयोग के रूप में किया जाता है। हाल ही में महामारी के दौरान इसके कोई 4 उपयोग हमें समझा। बेसिकली यहाँ पे 4 तो नहीं लिखना चाहिए, 5 लिखना चाहिए इन्हें। तो चलिए देखिए, आईसीटी क्या है? ये मुख्य रूप से लोगों को कंप्यूटर, वीडियो, टेलीफोन, फैक्स मशीनों, मोबाइल फोन, रेडियो, टेलीविजन तथा उपग्रह संचार, सूचना पहुंचाने का एक बहुत ही पुराना तरीका है। तो आईसीटी बेसिकली मुख्य तरीके से क्या है? सूचना पहुंचाने का एक संचार है। ठीक है? तो ये चीज 1 नंबर तो इसका हो गया और 4 नंबर इसके उपयोग। चलिए अब इसके उपयोग को हम समझते हैं, करके 4 पूछे गए हैं, मैं आपको 8-9 बताऊंगा, ध्यान से देखो। पहला, मोबाइल फोन के प्रयोग से दुनिया को एक बहुत ही व्यापक स्तर पे जोड़ा है। इस महामारी के दौरान मोबाइल फोनों ने बाजार, सामाजिक व्यापार और जो सार्वजनिक सेवाएं हैं, इन सभी को बहुत ही तरीके से सुगम बनाया है। सरकार के द्वारा महामारी से संबंधित कोई भी जानकारी मोबाइल फोन के द्वारा हर एक व्यक्ति के आसानी से पहुंच सकती थी। आईसीटी के द्वारा विभिन्न साधनों द्वारा आर्थिक सेवाएं जैसे कि बैंकिंग, वित्तीय लेन-देन, विपणन और वितरण, रोजगार और सार्वजनिक जो सेवाएं हैं, इनका प्रयोग बहुत आसान हो गया था। शैक्षणिक सामग्री जो है वो किसी भी रूप में अब इंटरनेट तथा फोन पर उपलब्ध हो चुकी है। स्कूल, महाविश्वविद्यालय के शिक्षक जो है वो मोबाइल फोन से या कंप्यूटर के माध्यम से आईसीटी के लाभों का प्रयोग करके छात्रों के लिए अच्छे से उन्हें पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ आईसीटी जो है वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से परिवर्तनकारी काफी ज्यादा साबित हो रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर ये बहुत सारे देशों की कंट्रीज को जोड़ते हैं, उनके बीच में जो एक तरीके का संचार है उसको संभव बनाते हैं। लोग अपने फ़ोन का इस्तेमाल करके सिर्फ़ दुनिया भर के लोगों से जुड़ भी रहे हैं, साथ ही साथ बहुत सारा पेमेंट कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, स्वास्थ्य का देखभाल भी कर रहे हैं। आईसीटी उद्योग ने महामारी के दौरान मांग, मुनाफ़े में काफ़ी नाटकीय वृद्धि देखी, जो कि निश्चित रूप से इससे पहले कभी भी नहीं हुई होगी। तो बेसिकली आईसीटी के ऊपर आपको टोटल यहाँ पे 4 पॉइंट लिखने थे। मैंने 4 की जगह यहाँ पे 8 से 9 बता दिए हैं। अब इन 9 में से भी आप 5-6 भी याद कर लोगे तो भी आपको 5 मार्क्स मिल जाएँ। ठीक है? ये कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से आप इसे इंग्लिश में देख सकते हैं, आईसीटीओ। ओके। अच्छा, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है ये आईसीटीओ है या आईसीटी है? आई थिंक ये आईसीटी है मेरे हिसाब से। मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा बेसिकली। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका मतलब क्या है, ठीक है? तो आईसीटी इज यूज्ड एन एम्पावरमेंट टूल फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, गिव इट फॉर यूसेज ड्यूरिंग द रिसेंट पैंडेमिक। ये पॉइंट्स हैं इसके, इजीली आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हमारे 1 घंटे से ऊपर टाइम हो चुका है और इस 1 घंटे से ऊपर के टाइम में कंप्लीटली हमने इस सैंपल पेपर को समझ लिया और इस सैंपल पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह थे, वो भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए। एंड मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को जो भी चीज़ें यहाँ पे समझाई गई हैं, वो अच्छे से समझ में आ गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।